हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 108। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 107 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। रूहान ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? तो रूही को तो अब समझ में नहीं आया कि वो फ्लो में क्या कह गई है। तो रूही ने भी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि वो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर मेरी फैमिली नहीं है। तो रूहान के चेहरे पर अब फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। रूही की ये बात से अब उसका शक बिल्कुल यकीन में बदल गया था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो रूहान ने अब रूही को खुद से चिपका कर रखा था और तो रूही वहीं ठंड से कांप रही थी। रूहान रूही को लेकर कमरे में आ गया और फिर उसने रूही को अंदाजे से बेड पर बैठाया और फिर अंदाजे से ही कबर्ड के पास गया और उसने उसमें से एक टॉवल निकाला और वापस से रूही के पास में आ गया। तो रूही तो अब बहुत ही ज़्यादा हैरानी से रूहान को ही देख रही थी। रूहान को सच में किसी की ज़रूरत नहीं थी। अंधा होने के बाद भी वो अपने काम खुद ही कर सकता था, सारे काम वो खुद करता था। तो रूहान ने अब रूही के सिर पर अच्छे से टॉवल रखा और उसे हल्का हल्का से रब करने लगा। तभी रूहान को भी हंसी आ गई थी। रूहान बहुत देर से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे रूही पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि रूही को अब तैरना नहीं आता था और फिर भी वो रूहान को बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। इसी बात से रूहान मुस्कुरा रहा था और यही सब सोच कर रूहान की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो वही रूही भी अब समझ गई थी कि रूहान उसे देखकर क्यों हंस रहा है। तो रूही ने थोड़े से गुस्से में रूहान से टॉवल छीन लिया और बोली कि मैं खुद ही कर लूँगी, आप रहने दीजिए। लेकिन रूहान की हंसी तो अब रुक ही नहीं रही थी। रूहान रूही के पास बेड पर आकर बैठ गया और फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तो वहीं रूही को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था रूहान पर। वो जोर से अभी गुस्से से एक तकिया उठाती है और रूहान को जोर से मारने लगती है। तो वहीं रूहान के ऊपर जब तकिया आकर लगती है तो रूहान को अब और भी ज़्यादा हंसी आ गई थी और वो हंसने लगता है, क्योंकि रूही तो अब उस पर गुस्सा निकाल रही थी। सिर्फ 2 ही 3 दिनों में रूही कहीं ना कहीं रूहान पर अपना हक जमाने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे अपनापन लगने लगा था और शायद इसी हक के चलते उसने रूहान को तकिया से मारना शुरू कर दिया था और फिर उन दोनों की ये छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। रूहान तकिया खा रहा था, लेकिन हंस हंस कर तो उसका बुरा हाल हो चुका था और वो खुद को तकिए से बचाने की कोशिश भी कर रहा था कि तभी रूहान लुढ़कता हुआ बेड से नीचे गिर जाता। लेकिन उससे पहले ही रूही ने रूहान की शर्ट को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। तो रूहान अब अगले ही पल रूही की कमर पर अपने हाथ डालता है और उसे पकड़ लेता है और अपने ऊपर उसे लेटा लेता है और फिर करवट लेकर उसे अपने नीचे कर लेता है। तो रूही तो अब बहुत ज़्यादा हैरानी से रूहान को ही देख रही थी। रूही को अब फिर से बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आने लगती हैं। तो रूहान ने अब रूही के चेहरे को थोड़ा सा सहलाते हुए कहा कि शांत हो जाओ रूही, शांत हो जाओ प्लीज़, तुम इतनी ज़्यादा हिचकियाँ क्यों ले रही हो? लेकिन रूही की घबराहट के मारे हिचकियाँ ले ही रही थी। तो रूहान अब थोड़ा सा और जाता है और रूही के करीब, उसके होठों के करीब किया और उसने अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। तो वहीं रूही के हाथ तो अब रूहान के कॉलर पर कस गए थे। वो तो ना अब रूहान को रोक रही थी और ना ही उसका साथ दे रही थी। वो तो बस हैरानी से उसे पकड़े थी, लेकिन उसे ये मीठा सा एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद रूहान रूही से दूर हुआ तो उसने महसूस किया कि रूही की हिचकियाँ बंद हो गई हैं। अब रूही हिचकियाँ नहीं ले रही है, रूही शांत हो गई थी। तो रूहान ने भी अब अपने हाथ रूही के गाल पर रखा तो उसे महसूस किया कि रूही अब फिर से रो रही है। तो रूहान ने अब रूही के माथे को चूम कर कहा कि क्या हुआ रूही, तुम रो क्यों रही हो? तो रूही अभी भी कुछ नहीं बोलती है। रूहान ने अपना चेहरा रूही की गर्दन पर छुपाते हुए कहा और रूही को अपनी कस के गले लगा लिया और बोला कि रूही, मैं सच में ठीक हो जाऊंगा, मेरी आंखें वापस हो जाएंगी, क्या तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी क्या? प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो रूही की आंखों में अब फिर से आंसू तेज हो गए थे। रूही अब जोर जोर से सुबकने लगी। तो रूहान कुछ बोल नहीं रहा था और फिर उसने बस रूही को अपने गले लगा कर रखा था। वहीं रूही तो अब अपनी किस्मत पर रो रही थी। थोड़ी देर तक
दोनों के बीच अब खामोशी रहती है। तो रूहान ने अभी भी रूही से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रूही जो रूहान को जवाब देना चाहती थी, इसीलिए वो धीरे से बोलती है कि रूहान रूहान आप ना बहुत बड़े इंसान है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो रूहान ने फिर से हंसकर कहा कि बस 25 साल का ही तो हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ ना मैं तुमसे। तो रूहान की बात सुनकर अब रूही के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो रूही ने कहा कि आप नहीं समझेंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी देर तक अब रूही जो रूहान की बाहों की गिरफ्त में खुद को लपेटे कर बैठी हुई थी, उसे रूहान का गले लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे रूहान का एहसास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि रूहान उसे सच में प्यार करने लगा है या फिर उसके साथ कोई नाटक कर रहा है, लेकिन उसे जो भी था ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद रूही को भी नींद आने लगी थी और वो रूहान की बाहों में ही सो गई। तो वहीं रूहान ने जब रूही को सोते हुए महसूस किया तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। रूहान को आज काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। फिर वो भी रूही को बाहों में लेकर वहीं पर सो गया। इधर दूसरी तरफ अंशिका सचदेवा इंडस्ट्री के बाहर आकर खड़ी हुई थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उसके अंदर हो ही नहीं रही थी। उसके हाथों में अब अरमान का कोट था। उस कोट को देख देख कर अंशिका का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे फेस करेगी। जब वो उस कोट को देखती तो उसे अरमान और रुद्र के बीच में हुए झगड़े की सीन याद आने लगती थी और उसका गुस्सा अब अरमान पर ही निकलता था, क्योंकि उसके पापा तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ थे। वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बिना बात पर वो किसी पर भी अपना हाथ नहीं उठाते थे। उसके पापा उसके लिए बहुत ही बड़े आइडल थे। हालांकि रुद्र कितना भी ज़्यादा शरीफ था ये किट्टू से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता था। रुद्र सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार और शरीफ था, लेकिन अंशिका का अरमान से तो मिलना ही था ना, वरना इस बार तो रुद्र का लिटिल खरगोश अंशिका को मार मार कर भूत ही बना देती। इसीलिए अंशिका ने भी थोड़ा सा हिम्मत की और फिर सीधा अरमान के कैबिन की तरफ बढ़ गई। अंशिका का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर वो हिम्मत करके जाती है। अंशिका अब अरमान के कैबिन के बाहर आकर चक्कर लगाने लगती है और वो सोच रही थी कि वो अरमान को सॉरी कैसे कहेगी, क्योंकि उसने आज तक किसी को सॉरी बोला ही नहीं था। सॉरी कहना तो बाप बेटी ने सीखा ही नहीं था। अंशिका को अब अरमान से सॉरी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी और बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। आज अंशिका को वो मेहनत करनी ही पड़ रही थी जो उसने आज तक नहीं करी थी। अंशिका ने कुछ सोचकर अरमान के कैबिन को जल्दी से खटखटाया तो अरमान जो अभी लैपटॉप पर बैठकर अपनी उंगलियां चला रहा था, उसने जब अपने कैबिन का गेट नॉक होते हुए सुना तो उसने भी बिना गेट की तरफ देखे ही कहा कि हाँ आ जाओ अंदर, नॉक करने की जरूरत नहीं है। तो अंशिका भी सीधा दंदना कर अंदर आ गई। तो अंशिका जाकर अरमान के सामने वाली चेयर के पास खड़ी हो गई, लेकिन अरमान ने अंशिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। अरमान को लगा कि शायद कोई फीमेल स्टाफ आकर उसके सामने खड़ी होगी, उसे कोई काम होगा। तो वहीं अंशिका ने अब हिम्मत करते हुए धीरी आवाज में कहा कि अरमान। अंशिका की आवाज सुनकर अरमान ने अपनी पलकें उठाकर अंशिका की तरफ देखा। जो उसकी उंगलियां चल रही थी लैपटॉप पर वो एकदम से बंद हो गई। पहले तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे भी अंशिका पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और फिर वो अंशिका को उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? किसने कहा था तुम्हें यहाँ पर आने के लिए? तो अंशिका भी कुछ भी नहीं बोलती है। वो तो पहले ही सोच रही थी कि अरमान से वो सॉरी कैसे कहेगी। ऊपर से अरमान को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर अंशिका का तो दिमाग अब और भी ज्यादा खराब हो गया था। अंशिका ने अब फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा कि वो मैं तुम्हारा ये कोट देने के लिए आई थी। तो अरमान जो अपनी चेयर से खड़ा होता है और फिर अपने दांत पीसता हुआ गुस्से से बोलता है कि ऐसे हजारों कोट मेरे पास है। तो अंशिका ने अभी फिर से नरम लहजे में कहा कि आई एम सॉरी अरमान, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन तुम्हारे ऊपर ऐसे बेवजह गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो अरमान को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने अपने डेस्क पर से एक फाइल उठाई और फिर अंशिका की तरफ फेंकते हुए गुस्से में कहा कि निकलो निकलो यहाँ से अभी के अभी, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर अपनी कंपनी से बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें, समझे तुम? अभी के अभी निकल जाओ मेरी कैबिन से बाहर। तो अंशिका तो अब हैरानी से अरमान को ही देख रही थी। तो वहीं अरमान ने भी अब पानी का एक गिलास उठाया और फिर अंशिका के मुंह पर जोर से मार दिया। तो अंशिका तो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। गिलास का पानी जैसे ही अंशिका के मुंह पर लगा तो अंशिका की आंखें एकदम से खुल गई और फिर उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई तो वो अभी भी अरमान के कैबिन के बाहर ही खड़ी थी। वो अभी तक अरमान के कैबिन के अंदर गई ही नहीं थी। अंशिका सपने में ये सब कुछ देख रही थी कि उसने अरमान से सॉरी कहा है और फिर अरमान ने बदले में उसके साथ ऐसा बिहेव किया है, उसके साथ इतना ज़्यादा
बदतमीजी करी है। तो वहीं ये सब कुछ सोच कर अंशिका को अब और भी ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी। तभी एक स्टाफ मेंबर अरमान के कैबिन की तरफ आ रहा था। तो स्टाफ मेंबर ने अंशिका को वहां पर देखा तो उसे देखते हुए पूछा कि मैम आप कौन है, यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं अंशिका हूँ, अरमान से मिलने के लिए आई हूँ। अंशिका ने भी जवाब दिया। स्टाफ मेंबर ने कहा कि मैम अरमान सर तो किसी मीटिंग में बिजी हैं, वो कैबिन में है ही नहीं। तो अंशिका ने कहा कि अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कब तक फ्री होंगे? मुझे उनसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो उस स्टाफ मेंबर ने कहा कि आप यहाँ से सीधा लेफ्ट जाइए, वहाँ पर आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा। सर कॉन्फ्रेंस रूम में ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप जाकर वहाँ पर मिल सकती हैं। वैसे 1 घंटे के बाद उनकी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप उनसे आराम से मिल लीजिएगा, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अंशिका ने अब उस स्टाफ मेंबर की बात को अच्छे से सुना और फिर सीधा कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। तो अंशिका अब कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर चक्कर लगाने लगती है और देखते ही देखते अब 1 घंटा बीत गया था। तो अंशिका ने अब कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़े हुए एक आदमी से कहा कि मुझे मिस्टर अरमान सचदेवा से मिलना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है? आप प्लीज़ उनसे ये कहिए कि अंशिका आई है आपसे मिलने के लिए। तो उस आदमी ने कहा कि मैम प्लीज़ वेट कीजिए, सर मीटिंग में अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, मीटिंग खत्म होने के बाद ही वो आपसे मिल सकते हैं, इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अंशिका ने कहा कि मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, उनकी मीटिंग कब खत्म होगी? उनकी मीटिंग तो खत्म ही नहीं हो रही है। उस आदमी ने कहा कि मैम मुझे नहीं पता है, बट आप प्लीज़ वेट कीजिए, वो बाहर ही आ जाएंगे। तो अंशिका ने भी अब ना चाहते हुए भी फिर से कॉरिडोर में चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। तो देखते ही देखते अब 1 घंटा और ज़्यादा बीत गया था, लेकिन अरमान की मीटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तो अंशिका ने अब उस आदमी से फिर से कहा कि मुझे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर वेट करते हुए, तो आप प्लीज़ जाकर मिस्टर अरमान को ये मैसेज दे दीजिए कि अंशिका उनसे मिलने के लिए आई है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनसे। लेकिन उस आदमी ने भी फिर से कहा कि आई एम सॉरी मैम, पर हम सर को अभी मीटिंग में जाकर ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वरना वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, इट्स माई रिक्वेस्ट। तो अंशिका को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। पिछले 2 घंटे से वो कॉरिडोर में इधर से उधर मेढक की तरह उछल रही थी, चक्कर लगा रही थी, लेकिन अरमान जो उसकी मीटिंग तो अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसकी मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी और देखते ही देखते 1 घंटा और बीत गया था। अंशिका ने अब उस आदमी को गुस्से से घूर कर देखा तो उस आदमी ने भी हाथ जोड़ लिए और फिर से रिक्वेस्ट करी। तो अंशिका से अब वहाँ पर खड़ा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इंतज़ार करने के लिए तैयार किया और फिर से इंतज़ार करने के लिए बैठ गई। आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद लेकिन अभी भी अंशिका 1 और सेकंड इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। तो अंशिका ने अब उस आदमी को घूर कर देखा और फिर गुस्से से बोली कि मैं अंदर जा रही हूँ, आपके सर की मीटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी और खबरदार मुझे रोकने की कोशिश किया अगर तुमने, वरना मुँह पर पंच मारकर थोबड़ा सुझा दूंगी तुम्हारा, समझे तुम? अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वो आदमी भी अंशिका की धमकी से थोड़ा सा डर गया था। तो अंशिका भी अब सीधा जाकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली जाती है। तो कॉन्फ्रेंस रूम में अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो अंशिका ने जब नज़र उठाकर देखा तो सामने अरमान बैठा हुआ था और वहाँ पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। अंशिका को बस अब अरमान की शक्ल नज़र आ रही थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वहीं अंशिका के बिल्कुल पीछे अभी प्रोजेक्टर चल रहा था। अंशिका ने भी अब अरमान को देखा तो उसका गुस्सा फट कर बाहर आने वाला था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अंशिका अरमान के पास गई और फिर उसने अरमान का कोट अरमान के मुंह पर फेंकते हुए गुस्से से कहा कि ये लो तुम अपना कोट, सोचा था कि तुमसे माफ़ी मांग लूंगी, अपनी गलतियों के लिए तुमसे क्षमा याचना करूंगी, तुमसे माफ़ी मांगूंगी और तुम सही हो जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे इंसान ही नहीं हो जिससे कोई भी इंसान माफ़ी मांग ले। मुझे ना तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं पिछले 3.5 घंटों से तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तुम बाहर आओगे और तुम हो कि यहाँ पर बैठ कर ऐसे मज़े कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो। तो अंशिका को ऐसे गुस्से में देखकर अरमान अपनी चेयर से खड़ा हो गया और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो अंशिका ने जब अपने आसपास नज़रें घुमाई तो वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। जिसे अंशिका फिल्म कह रही थी वो कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसे सब कोई देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर अंशिका को भी समझ में आ गया था कि अरमान सच में मीटिंग में ही बिजी था, वो कोई मज़े नहीं कर रहा था, ना ही वो कोई फिल्म देख रहा था। अंशिका ने अरमान को देखा तो अरमान अपनी सुलगती हुई आंखों से अब अंशिका को ही घूर रहा था और वो कोट जिसे अंशिका ने अरमान के मुंह पर फेंक कर मारा था वो फर्श पर जाकर पड़ा हुआ था। अब तो अंशिका ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और कहीं न कहीं अंशिका को भी दिल ही दिल डर लग रहा था। तो अरमान अब अंशिका को गुस्से से देखकर एक कदम अंशिका की तरफ आगे आकर चलता है। तो वहीं अंशिका जो अब 2 कदम पीछे हट गई थी तो उसके चेहरे पर अब जहाँ 2 मिनट पहले
पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, तो अब वही चेहरे पर गुस्सा नहीं, घबराहट थी जो अपनी जगह पर बिल्कुल बनाकर रखी थी। अंशिका डर के मारे अपना सलाइवा गटक रही थी, तो अंशिका पीछे हटती हुई बोलती है कि अरमान प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, मैं पिछले 3.5 घंटे से तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही थी। मैंने कभी किसी का इतना इंतज़ार नहीं किया था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। पापा की कसम, मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आई थी। मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डेडलाइन दी थी कि अगर मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूँगी तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। तो वही अरमान को अब बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ कितने सारे बिजनेस टाइकून बैठे हुए हैं और वो सच में किसी मीटिंग को अटेंड कर रहा था। वो भी गुस्से में अब अंशिका की ओर बढ़ रहा था और फिर उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा कि तुम यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए आई थी मुझसे, और तुमने इतनी स्टाइल से सॉरी बोली कि मेरा कोट ही मेरे मुंह पर फेंक कर मार दिया है ना, वो भी सबके सामने। ऐसे सॉरी बोलना चाहती थी तो मुझे तो वहीं जो बाहर अभी गार्ड खड़ा हुआ था वो अंदर आता है। और फिर अरमान ने उस गार्ड को अपनी सुलगती हुई आंखों से देखा तो उस गार्ड ने भी अपनी हकलाती हुई आवाज़ से अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि सर मैं मैम को बहुत ज़्यादा मना कर रहा था, पर फिर भी उस गार्ड ने अंशिका की बाजू को पकड़ी और फिर अंशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वैसे भी अंशिका को अब कोई भी टच करता था तो अंशिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए उसने घुमाकर एक लात उस गार्ड के मुंह पर मार दी और फिर वो गार्ड जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। और फिर ये सब कुछ देखकर अरमान का गुस्सा तो अब दुगना हो गया था। उसे अब अंशिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तो अरमान ने अब फिर से गुस्से से अंशिका की तरफ देखते हुए कहा कि अंशिका तो बच्चों जैसा मुंह बनाकर अब धीरे से बोलती है कि वो मुझे ना कोई भी हाथ लगाता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने मार दी। तो वहीं उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए ज़्यादातर लोग दबी हुई हंसी ही हंस रहे थे। एक तो अंशिका जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा क्यूट भी थी, और फिर तो उसने जो घुमा कर लात अब उस गार्ड को मारी थी, उसे देखकर वहां पर बैठे सब अंशिका के लगभग फैन ही हो गए थे। सबको अंशिका बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो वहीं अरमान को तो अब अंशिका पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग ही खराब कर दी थी और फिर उसके बाद उसी के सामने उसी गार्ड को बेहोश भी कर दिया था, उसे इतनी तेज लात मारी थी सबके सामने। अरमान गुस्से में अब अंशिका की ओर बढ़ रहा था और फिर अंशिका जो डरते हुए पीछे हट रही थी। अंशिका को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अरमान को देखते हुए, क्योंकि इन सब में सारी गलती तो बस अंशिका की ही थी। तो अरमान तो अब सच में मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था। अंशिका भी धीरे धीरे पीछे हटते हुए उस गोल सी टेबल के चारों ओर घूमने लगती है। तो वही अरमान तो बस अंशिका को ही देखे जा रहा था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर आज उसका गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उससे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो वहीं जब अंशिका ने देखा कि अब तो अरमान उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो उसे गोल सी टेबल के चारों ओर जोर जोर से भागने लगती है। तो वहीं अरमान भी अब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों ही पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को देख कर घूर रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि वहाँ पर कितने लोग उन्हें बैठकर देख रहे हैं, उनकी पकड़म पकड़ाई को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो अरमान ने भी गुस्से में फिर से कहा कि झांसी की रानी, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ तुझे, खुद को समझती क्या हो तुम? जैसे तुम्हारे पापा हैं, भाई हैं, उन्होंने ना तुम्हें भी ठीक वैसे ही बना दिया है। कौन कहेगा कि तुम अंशिका प्रताप सिंह हो? हरकतें तो तुम्हारी बस किसी गुंडे से कम नहीं है, एकदम गुंडी लगती हो। अंशिका भी अब अरमान के आगे आगे भागते हुए बोलती है कि अरमान ये ना ज़्यादा हो गया है, मुझे गुंडी कहने का हक नहीं है तुम्हारे पास। मैं सच में तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आई थी, दिल से सॉरी बोलने के लिए आई थी। देखो मेरी मौसी ने और मेरी चाची ने तुम्हारे कोट को इतने अच्छे से धोकर मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। मैंने सोचा था कि तुम्हारा कोट भी तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर तुम्हें सॉरी भी बोल देंगी। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सब आकर बवाल मच जाएगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो अरमान, सॉरी। अरमान ने भी फिर से अंशिका के पीछे भागते हुए कहा कि तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें तो आज मैं बताऊंगा, तुम्हें तो मैं अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, समझी? तुम तो सच में मेरी जिंदगी में तहलका मचाने के लिए आ गई हो। तुमने तो मेरी जिंदगी पूरी उथल की पुथल कर दी है। अच्छी खासी शांत सी जिंदगी चल रही थी मेरी, जब से तुमसे टकराया हूँ ना, रोज का रोज एक नया पखेड़ा खड़ा हो जाता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज तो तुम गई मेरे हाथों से। तो वहीं अंशिका भी अभी तक उस टेबल के गोल गोल घूम रही थी
और वो बहुत ज़्यादा हाँफ भी रही थी और फिर अरमान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो वहाँ बैठे कितने ही लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अंशिका भी भाग तो रही थी लेकिन बीच बीच में पलट कर अरमान को भी देख रही थी कि वो उसके पीछे आ भी रहा है या फिर नहीं। तभी उसने अरमान के सीने पर एक रेड डॉट दिखी, जैसे किसी ने उस पर लेजर गन पॉइंट की हो उसे मारने के लिए। तो अंशिका को अब थोड़ा सा डाउट होता है, पता नहीं क्यों अंशिका को अब अचानक ही क्या ही सोचता है और फिर वो जल्दी से भागती हुई अरमान के पास में आई और फिर उसने अरमान को धक्का दे दिया। तो धक्का देने की वजह से अरमान जो जमीन पर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन अरमान के हाथ में अंशिका की बाजू थी, इसलिए अंशिका भी अरमान के ऊपर जाकर गिर पड़ती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और फिर तभी एक शॉट जाकर उस कॉन्फ्रेंस रूम में लटकी हुई पेंटिंग पर लगता है और वो पेंटिंग धड़ाम से नीचे आकर गिर पड़ती है, जैसे अभी कोई अरमान को शूट करने के लिए वहां पर आया था। तो अंशिका ने अभी अरमान को बचा लिया था और कुछ सेकेंडों तक तो अब अरमान को समझ में नहीं आया कि अंशिका ने उसे धक्का क्यों दिया। लेकिन जब उसकी नज़र अब कॉन्फ्रेंस रूम के दीवार पर गई जहां पर अभी वो पेंटिंग टंगी हुई थी और जब वो पेंटिंग नीचे गिरती है तब जाकर अरमान को कुछ समझ में आया कि आखिर अंशिका ने उसे धक्का क्यों दिया था। तो वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में सारे लोग अब अपनी जगह से खड़े होकर जमीन पर आकर लेट गए थे। सब अपनी जान को बचाना चाहते थे, सब ने अपना सिर जमीन पर रख लिया था और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ खिड़कियां थी, वो खिड़कियां बंद थी, लेकिन खिड़की का कांच अभी टूटा हुआ था, जिससे ये पता चल गया था कि बुलेट इस खिड़की से टकराकर अंदर की तरफ आई थी और फिर ये कंफर्म हो गया था कि कोई ना कोई तो था जो अरमान को मारने के लिए आया था। तो वहीं अरमान अभी भी लेटा हुआ था और अंशिका उसके ऊपर लेटी हुई थी और अरमान ने अब अंशिका को कसकर पकड़ लिया था, उसे अपनी बाहों में भर लिया था और फिर थोड़ी देर के बाद ही एक और बुलेट चलती है जो सीधा झूमर पर आकर लगती है। तो वो झूमर अभी टूटकर जमीन पर गिर गया था, उस राउंड टेबल के ऊपर आकर गिरा और फिर अरमान की पकड़ अंशिका पर अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो अरमान ने भी अब अपना फोन निकाला और फिर कुछ टाइप किया और फिर कुछ सेकंड में ही उस कमरे में अरमान के बाउंसर्स आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी सी गन थी। तो अरमान के बाउंसर ने अब सारे कॉन्फ्रेंस रूम को अच्छे से कवर कर लिया था, चारों तरफ से सेफ्टी लगा रखी थी। बुलेट कहाँ से आई थी ये सबको पता चल गया था, अब सबको पता चल गया था कि कौन है जो कहाँ से अभी बुलेट को मार रहा है, लेकिन कहाँ से चली थी वो अभी किसी को भी नहीं पता था, किसने मारी थी ये भी नहीं पता था। थोड़ी देर में ही बाउंसर्स अभी सारे बिजनेसमैन को कवर करते हुए उठाते हैं और फिर वो बिजनेसमैन एक एक करके उन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकर चले जाते हैं। तो वहीं अरमान अभी भी जमीन पर ही लेटा हुआ था और उसके ऊपर अंशिका लेटी हुई थी, दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में थे। तो अरमान ने जब महसूस किया कि अंशिका को होश ही नहीं है, वो बेहोश हो चुकी है, अरमान की तो जैसे सांसें ही रुक गई हो अंशिका को बेहोश हो देखकर। तो अरमान ने अंशिका के गालों को छूकर कहा कि अंशिका अंशिका ए मेरी झांसी की रानी, आंखें तो खोलो, जल्दी से आंखें खोलो। लेकिन अंशिका ने तो अभी तक आंखें नहीं खोली थी कि तभी अरमान ने भी महसूस किया कि अंशिका की बाजू में गोली लगी हुई है और शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गई है। तो अरमान का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया है। अरमान को अब काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि अंशिका को अभी तक होश नहीं था। इतना डर तो अब अरमान को तभी भी नहीं लगा था वो गोलियां जब चल रही थी, लेकिन जब उसने अंशिका की बाजू को खून से लथपथ देखा, उसे बेहोश होते हुए देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो अरमान ने अब एक सेकंड भी नहीं लगाया और फिर सीधा अंशिका को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया और फिर जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से जाता हुआ बोलता है कि गाड़ी निकालो, जल्दी से जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना है अभी के अभी। तो अरमान जो अंशिका को अपनी गोद में लिए हुए डोर से बाहर की तरफ जा रहा था, अंशिका के हाथ से अब थोड़ा थोड़ा सा खून भी बह रहा था, जिसे देखकर अरमान की सांसें रुक रही थी। लेकिन फिर भी अरमान वो तो बस अंशिका को अपनी गोद में उठाए हुए सीधा अपने ऑफिस से बाहर आ गया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ ही देर के बाद अंशिका का ट्रीटमेंट चल रहा था और फिर अरमान जो अपने बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बहुत ही टेंशन के साथ चक्कर लगा रहा था, उसके दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। अरमान की आंखों में बार बार वो मंजर आ रहा था जब अंशिका ने उसे धक्का दिया था और फिर अरमान जो खुद को संभालने के लिए अंशिका की बाजू को पकड़ने लगा था और फिर अंशिका भी उसी के साथ आकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी थी। बार बार अरमान वही मंजर को याद कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कौन है जिसने ये हरकत करी है। अरमान की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। अरमान ने भी अपने एक बाउंसर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में और सीरियस होते हुए कहा कि पता करो
पता करो कि गोली किसने चलवाई थी और क्यों चलवाई थी, पता करो और फिर मुझे बताना, वरना अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। तो बाउंसर्स भी अब सीधा ऑर्डर लेकर वहां से बाहर की तरफ चले गए थे। तो वहीं अरमान जो फिर से अब उस रूम के गेट को देखने लगा था जहां पर अंशिका का ट्रीटमेंट हो रहा था। अंशिका अभी भी बेहोश थी। करीब 1 घंटे के बाद एक डॉक्टर अंशिका के रूम से बाहर निकलकर अरमान के पास में आता है और फिर अरमान जो डॉक्टर को देख रहा था और बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से कुछ पूछना चाहता था, उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी डॉक्टर ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मिस्टर अरमान सचदेवा, सब कुछ ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस गोली छू कर गुजरी है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बुलेट पहले शीशे से टकराई थी जिस वजह से हाथ पर ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस हल्का सा खरोच आई है जिस पर हमने पट्टी बना दी है। तो लेकिन हाँ, अगर डायरेक्ट बाजू पर गोली लगती तो हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता और डैमेज हो जाता। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्द ही होश में आ जाएंगे, चाहे तो आप जाकर अभी मिल सकते हैं उनसे। तो डॉक्टर की बात सुनकर अरमान ने अब एक गहरी सांस ली और कहीं ना कहीं उसे अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा था कि अंशिका को कुछ नहीं हुआ है। अरमान को तो लग रहा था कि जैसे उसके सांस एकदम से अटक अटक कर चल रही है। उसका ध्यान तो अब 1 सेकेंड के लिए भी अंशिका से नहीं हटा था। वो बस लगातार अंशिका को ही देखे जा रहा था। वो तो बस अंशिका को सही सलामत देखना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल अनजान की अंशिका को गोली लगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। निव्यांश को तो कुछ खबर भी नहीं थी। निव्यांश तो अब नियति को लेकर मॉल में अंदर आ गया था। नियति जो अपनी जिंदगी में पहली बार मॉल में आई थी, उसने इतना बड़ा मॉल पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। इतने बड़े मॉल को देखकर नियति को अब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। उसकी आंखें भी बता रही थी कि वो कितना ज्यादा डर रही है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या लेगी। इतने सारे लोगों का जमावड़ा देखकर नियति को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने कसकर निव्यांश के बाजू को पकड़ लिया था। उसकी ये हरकत साफ बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर रही है। जैसे ही उसने निव्यांश की बाजू पकड़ी, वैसे ही नियति की घबराहट निव्यांश को ट्रांसफर हो गई। तो निव्यांश के दिल की धड़कनें अब डबल स्पीड के साथ भागने लगी थी। उसके रोंगटे भी एकदम से खड़े हो गए थे। उसने एक बार नियति को देखा जो अभी बहुत ही ज्यादा ध्यान से मॉल को देख रही थी और बहुत ज्यादा डरी और सहमी लग रही थी। तो नियति ने अब निव्यांश को नहीं देखा था। तो वहीं निव्यांश तो बस अब नियति को ही देखे जा रहा था जो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। निव्यांश अभी जितनी बार नियति को देखता, निव्यांश के दिल में अब दबे हुए जज्बात उतने ही ज्यादा उभर कर बाहर आ जाते। नियति सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। निव्यांश ने नियति के हाथों को अपनी बाजुओं से छुड़ाया और फिर उसकी कलाई को पकड़कर एक शॉप के अंदर लेकर आ गया जहां पर लड़कियों का सारा सामान मिलता था, हर एक चीज जो नियति की काम की ही थी। तो निव्यांश ने अब नियति की तरफ देखा और फिर नियति को फोन में मैसेज किया और कहा कि जो भी पसंद है वो यहाँ से तुम ले सकती हो। तो नियति जो अभी हैरानी से निव्यांश को ही देखती है और फिर उस शॉप को देखने लगती है। नियति अब धीरे धीरे शॉप में रखे हुए सारे स्टैचूज को देखने लगती है। उन्होंने एक से एक अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। तो वहीं निव्यांश जो नियति के पीछे पीछे चल रहा था जहाँ जहाँ नियति जा रही थी। नियति स्टैचू को देखती और फिर उनके प्राइस ट्रैक को देखती और फिर हाथ पीछे खींच लेती जैसे वो उसे कभी भी नहीं ले पाएगी। तो निव्यांश भी समझ रहा था कि नियति को प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए वो शायद ले नहीं रही है। तो नियति ने अब उस टैग को देखने के बाद निव्यांश को मैसेज करके कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा महंगा मैं नहीं ले सकती हूँ, हम चलते हैं किसी सस्ती सी दुकान पर, वहाँ पर पता कर लेते हैं, हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो निव्यांश ने अब नियति को मैसेज किया कि तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे तुम नहीं दोगी, पैसे मुझे देने हैं, तुम्हें जो भी पसंद है तुम यहाँ पर ही खरीद लो, मुझे कोई सस्ती दुकान नहीं पता है। तो नियति ने अपने मासूमियत के चलते हुए निव्यांश को मैसेज किया कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास भी ना, मैं चाहूँ भी तो कभी भी आपको इसके पैसे चुका नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैं आपको इतने पैसे नहीं दे पाऊँगी, मैं कोई सस्ती सी दुकान से ले लूँगी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, जब मेरी बहन मिल जाएगी ना तो मुझे आपके घर से जाना होगा और फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे लग्जरी लाइफ की आदत पड़ जाए, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पर ये कपड़े नहीं ले सकती हूँ, ये कपड़े सच में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं ये सब कुछ नहीं खरीद सकती हूँ, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, ना ही मैंने कभी इतने महंगे कपड़े देखे हैं और ना ही कभी पहने हैं, मैं इतने महंगे महंगे कपड़े पहनूँ, मुझे आप कुछ सस्ता सा दिलवा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्ते कपड़े पहनने में। तो निव्यांश अब नियति की बातों को समझ रहा था, आखिर नियति ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच ही तो कहा था। रूही के मिलते ही नियति अपनी बहन के साथ चली जाती तो वो इतने महंगे कपड़े पहनकर क्या करेगी, क्योंकि सच वो कह रही थी कि आखिर में जब वो यहाँ से चली जाएगी तो इतने महंगे इस कपड़े वो कहाँ से ले पाएगी। तो निव्यांश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो
नियति को कैसे समझाए कि फिर भी उसने कुछ सोचकर नियति को मैसेज किया कि नियति तुम हमारे घर पर मेहमान हो, और हाँ, मेरी माँ कहती है कि मेहमान हमेशा भगवान के समान होता है, तो तुम ही बताओ कि हम अपने भगवान को अपने से कम कैसे ट्रीट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम अच्छे और ब्रांड के कपड़े पहनेंगे और फिर तुम सिंपल सा सूट पहनोगी, मुझसे ना देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम हमारे घर पर हो तुम हमारी तरह ही कपड़े पहनो, तो मुझे और मेरे भाइयों को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि तुम ऐसे सिंपल से सूट पहनोगी। इसीलिए प्लीज़ जो कह रहा हूँ वो करो। क्या तुम चाहती हो कि मेरे भाई नाराज़ हो जाएं तुमसे? क्या तुम चाहती हो कि मेरे भाई मुझ पर गुस्सा करे कि मैंने तुम्हें सस्ते से कपड़े दिलाए? नहीं ना, तो प्लीज़ नियति मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम ले लो। तो नियति ने भी फिर से मैसेज किया कि लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे कपड़े तो मैंने कभी देखे भी नहीं है छोटे पैंथर जी, मैं ये सब कुछ नहीं रख पाऊंगी अपने लिए। छोटे पैंथर जी सुनकर निव्यांश को तो अब काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी और फिर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। तो निव्यांश को अब हंसता हुआ देखकर कुछ ही सेकंड तो अब नियति निव्यांश को ही देखती रहती है। कहीं ना कहीं निव्यांश नियति के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो निव्यांश को देखकर नियति के मन में अब कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। उसे जो अजीब अजीब फीलिंग थी वो उभर कर आने लगती हैं। जब से वो प्रताप हाउस में आई थी तब से उसने अपने लिए सबकी नज़रों में बस इज्जत ही देखी थी, सबकी नज़रों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखा था। घर के बड़े नियति को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नियति को कभी भी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो एक अनजान परिवार के साथ रह रही है, उनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करती है। खासकर निव्यांश और बंदरों की टुकड़ी तो सच में नियति का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उसे सच में अपने तरह ही मानते थे, कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे। नियति बोलती नहीं थी पर उनकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा हंसती थी। अगर नियति बोलती तो सच में उसकी और बंदरों की टुकड़ी की बहुत ही ज़्यादा पटती, वो उसी का ग्रुप में आ जाती। तो नियति भी निव्यांश को देख रही थी तो उसका मन बिल्कुल भी निव्यांश की ओर झुकने लगा था। फिर वो भी अपने मन ही मन बोलती है कि ये क्या कर रही है नियति, तू इनके लेबल की नहीं है, तू ये क्या सोच रही है निव्यांश जी के बारे में, कहाँ तू और कहाँ वो, अपनी औकात में रह तू, समझी इस घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है तू, और तू है कि इसके साथ अपने सपने देख रही है, साथ जीने के सपने देख रही है। ये तो इनका बड़प्पन है कि तुझे एक दोस्त का दर्जा दे रहे हैं, ये तूने उनके साथ इतना सब कुछ किया है उसके बाद भी वो इज्जत बख्श रहे हैं तुझे, इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान के साथ अपने घर में रहे और तू उनके तरस को अपना प्यार समझ ले रही है। ऐसा मत समझ, समझी तू, बहुत जल्द ये रूही को ढूंढ देंगे और फिर तू रूही के साथ इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। नियति जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी तो निव्यांश ने अभी फिर से नियति को मैसेज किया और बोला कि प्लीज़ प्लीज़ नियति प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ 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 स्नो वाइट मान जाओ ना तुम, देखो देखो प्लीज़, अच्छा नहीं लगता है कि जब घर में सब एक बात बोलते हैं और फिर तुम उस बात को ना मानो, बहुत बुरा लगता है मुझे भी और ख़ासकर सभी घर वालों को बुरा लगेगा अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे। तुम्हें बस उस बात को मान लेनी चाहिए, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो ना तुम बस वो चीज़ें ले लो। थक हार कर अब नियति ने कहा कि ठीक है, लेकिन हाँ मैं सिर्फ 2 ड्रेस ही लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। तो निव्यांश ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना तो मानिए, कम से कम 2 ही ड्रेस ले लेगी। उसने फिर नियति को मैसेज करके कहा कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो लेना है वो ले लो। फिर नियति फिर से उन ड्रेसेस को देखने लगी। करीब 3 घंटे के बाद नियति और निव्यांश एक रेस्टोरेंट में आकर बैठे हुए थे और फिर वो रेस्टोरेंट जो मॉल के अंदर ही बना हुआ था। निव्यांश का सारा ध्यान अभी खाना खाने में लगा हुआ था, तो वहीं नियति तो अब गुस्से में बस निव्यांश को ही देखे जा रही थी। निव्यांश ने नियति को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई हो, जैसे नियति को ऐसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। निव्यांश ने नियति को देखा तो नियति के आसपास बहुत सारे बैग रखे हुए थे, कुछ बैग अभी फर्श पर रखे हुए थे और कुछ बैग अभी चेयर पर रखे हुए थे और कुछ बैग टेबल पर रखे हुए थे। तो निव्यांश ने अब नियति को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करके बहुत सारी शॉपिंग करा दी थी और फिर इसीलिए नियति जो निव्यांश से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन दोनों के बीच तो बस अभी 2 ड्रेस की ही डील हुई थी, लेकिन फिर भी निव्यांश ने तो ना जाने कितने ही ड्रेस नियति को दिला दी थी। नियति नहीं चाहती थी कि वो इतने सारे इतने महंगे महंगे कपड़े ले। तो निव्यांश ने अभी नूडल्स की प्लेट नियति के सामने खिसकाते हुए कहा इशारों में कि लो अब इसे खा लो, भूख लगी होगी ना। तो नियति ने भी अपने हाथ बांधकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया, जैसे वो अभी उससे गुस्सा हो। तो नियति के ऐसा करने से निव्यांश के चेहरे पर अब और भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। सच में निव्यांश और नियति दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा
अच्छा वक्त बिताते थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते थे, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों ही अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए थे। निव्यांश तो अपने दिल की बात बता भी देता था, लेकिन नियति का क्या था? वो कैसे कहती निव्यांश को कि ना तो वो निव्यांश के पास जा सकती थी और ना ही उससे दूर। वो कैसे कहती निव्यांश को ना तो नियति के पास कोई स्टेटस था, ना ही माँ बाप थे, ना ही कोई फैमिली थी, रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, और तो और वो बोल भी नहीं सकती थी, ना ही सुन सकती थी। तो निव्यांश जो अपनी चेयर से लेकर नियति के पास में आ गया और फिर उसने अपने हाथों से नियति को नूडल्स खिलाने की कोशिश की। तो नियति ने भी अब फिर से गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिर निव्यांश जो नियति को ऐसे करता हुआ देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आज पहली बार निव्यांश जो अपने सुकून को महसूस कर रहा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि इस वक्त वो नियति के साथ कितना ज़्यादा खुश है। वो सुकून, वो खुशी जो उसे पिछले 25 साल से नहीं मिली थी। उसने ये खुशी का लम्हा अभी टीना के साथ 1 मिनट भी नहीं जिया था, लेकिन नियति के साथ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो निव्यांश ने अब नियति को ज़बरदस्ती वो नूडल्स खिला दिए थे। नियति भी ना चाहते हुए वो नूडल्स खा लेती है। नियति मना भी करती रही, लेकिन निव्यांश ने नियति को एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर दूसरे हाथ से चम्मच और फिर नियति को नूडल्स खिलाने लगा। तो नियति ने भी अब पहले थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, लेकिन बाद में वो अच्छे से नूडल्स खाने लगती है। दोनों ही बैठकर साथ में वहाँ पर खाना खाते हैं और फिर वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं। तो वहीं उन दोनों को अब कोई देख रहा था। उस आदमी ने भी अब उन दोनों की कुछ फोटोज क्लिक की और फिर किसी को भेज दी। लंच करने के बाद निव्यांश जो नियति को लेकर मॉल से बाहर आ गया था। दोनों ही गाड़ी में आकर बैठे हुए थे। नियति तो अब बाहर के नज़ारे देख रही थी और कहीं ना कहीं नियति आज बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही थी। लेकिन निव्यांश जो अभी भी कंटिन्यू अंशिका को ही कॉल कर रहा था, उसे अब अंशिका का कॉल एक बार भी रिसीव नहीं हुआ तो टेंशन होने लगी। तो फाइनली भी निव्यांश का कॉल पिकअप हो गया था। तो निव्यांश ने एक ही झटके में कहा कि अंशिका, कब से मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ यार, उठाया क्यों नहीं तुमने? कहाँ पर हो बताओ मुझे, मैं आ रहा हूँ। सामने से अरमान की आवाज़ आती है, अंशिका का फ़ोन मेरे पास है। तो निव्यांश ने भी अब अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि अरमान, तुम्हारे साथ चाचू ने जो भी बदतमीज़ी की थी ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हमारी प्रताप फैमिली की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अंशिका भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ही आई थी, प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर देना। अरमान को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो निव्यांश को अंशिका की कंडीशन के बारे में कैसे बताए या फिर ना बताए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। इसीलिए उसने बातों को थोड़ा सा घुमाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, एक बात कह लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है उनकी बातों का, उनका हक बनता है मुझ पर हाथ उठाने का। अरमान ने निव्यांश से ज़्यादा बात ना करते हुए कहा कि अंशिका को मैं घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बेफिक्र होकर आप घर जाइए। तो अरमान ने अभी फ़ोन को कट कर दिया था। तो निव्यांश भी अब अंशिका की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया था कि अरमान उसे खुद ही घर छोड़ देगा। तो निव्यांश ने अब अपनी गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मोड़ दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भी चक्कर लगा रहा था और पिछले 20 मिनट से वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही घूम रहा था। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट थी और टेंशन भी थी। उसके अंदर आशिका को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे आशिका के सामने जाएगा, उससे क्या बोलेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आशिका के पास जाकर क्या कहे। उसके पास तो कुछ शब्द ही नहीं थे। तो अरमान अभी उस उलझन में इधर उधर चक्कर काट रहा था। तो उसके बाउंसर्स भी अपने हाथ बांधे हुए खड़े बस अरमान को ही देखे जा रहे थे और फिर मन ही मन सब यही सोच रहे थे कि कहाँ तो ये बंदा है जो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि अंशिका को अपनी गोद में उठाकर सीधा ऑफिस से बाहर आ गया था बिना किसी की परवाह करे। और कहाँ अंशिका जो बिल्कुल ठीक है, तो उसके सामने जाते हुए भी इतना ज़्यादा हिचकिचा रहा। यार हमारे बॉस ऐसे कैसे हो सकते हैं, जो इतना ज़्यादा गुस्सा करते थे वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट, वो भी एक लड़के के लिए। अरमान जब भी कॉरिडोर में चक्कर ही लगा रहा था और फिर तभी कमरे से अंशिका की आवाज़ आती है, मिस्टर सचदेव आप यहीं पर है ना, मुझे छोड़कर मीटिंग अटेंड करने के लिए तो नहीं चले गए ना, प्लीज़ कहाँ पर हैं आप, मेरे सामने आई। और फिर जैसे ही आशिका की आवाज़ अरमान और उसके बाउंसर्स ने सुनी तो सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और सबको एक रिलैक्स फील हो गया था। तो अरमान ने अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और फिर सीधे अपने सारे बाउंसर्स को घूर कर देखा और फिर सारे बाउंसर जो अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि अरमान उन्हें गुस्से से घूर रहा था, लेकिन शायद उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और फिर अरमान के सामने ही वो जोर
जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो अरमान ने भी ना में अपने गर्दन हिलाई और फिर सीधा कमरे में जाता हुआ खुद से ही बड़बड़ाया कि रूहान ने भी ना सबको बिगाड़ कर रखा है यार, कोई इज्जत ही नहीं करता है अब तो मेरी। और फिर अब मैं कैसे उस झांसी की रानी को फेस करूंगा यार, भगवान बचा लेना। तो अरमान अभी अंशिका के पास गया और फिर अंशिका तो आराम से टेक लगाकर बैठी हुई थी और फिर उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया था तो उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। अभी अंशिका आराम से तकिया की टेक लगाकर बैठी थी तो अरमान आया और फिर मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि कैसी हो झांसी की रानी, तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हें कोई पेन तो नहीं हो रहा है। तो अंशिका ने भी अब अरमान को देखकर कहा कि पहली बात तो ये है कि मेरे घर वालों को मत बताना कि मैंने ये कांड भी किया है तुम्हारे साथ, वो भी यहाँ पर आकर, समझे तुम, वरना वो मुझे जान से ही मार देंगे यहाँ पर आकर। और फिर दूसरी बात, अब तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो सच कहती हूँ मिस्टर सचदेवा, तुम्हारी जान मैं खुद ही ले लूंगी, समझे तुम। तुम्हारी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है और मुझे आपकी वजह से ही इतनी ज्यादा चोट लगी है, समझे ना आप। इसीलिए चुपचाप से अब बिना किसी ना नुकुर के मुझे जल्दी से माफ कर दो और बोलो कि हाँ मैंने आपकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर तीसरी बात ये कि इतने सारे सांड पाल रखे हैं आपने और फिर इनसे कहो कि पता करे कि तुम्हें कौन मारना चाहता है, किसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई है, वरना आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया था मगर हर बार तो नहीं बचा पाऊंगी तुम्हें, समझे तुम। तो अरमान तो अब कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस अंशिका को मुस्कुरा कर देखे जा रहा था। उसे अंशिका की ऐसी छोटी छोटी सी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो अंशिका को अब बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में है और उसके बाजू पर इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इंजर्ड भी हुआ है। वो तो बस पहले वाली अंशिका बनकर ही अरमान से बातें कर रही थी और फिर अपनी छोटी छोटी बातों से अरमान का दिल भी जीत रही थी, जहाँ पर अरमान को अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि उसकी वजह से अंशिका इस हालत में पहुँच गई है, उसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। तो वहीं अंशिका तो आराम से अरमान से बातें कर रही थी। तभी उस कमरे में एक नर्स के हाथ में कुछ फ्रूट्स की ट्रे थी जिन्हें अरमान ने ही मंगवाया था। तो फ्रूट्स देखकर अंशिका के चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अंशिका अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर फ्रूट्स ही खाती थी, वो खाना बहुत कम ही खाती थी। तो अरमान ने अभी सिस्टर के हाथ से वो फ्रूट्स की ट्रे ले ली थी और फिर अंशिका के सामने रखते हुए कहा कि अंशिका चलो अब कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हें कमजोरी भी फील हो रही होगी ना, इसीलिए जल्दी से ये सारे फ्रूट्स को खा लो। तो अंशिका ने भी अब सबसे पहले ग्रेप्स उठाए और फिर उसे खाने लगी और ये देखकर तो अरमान की हंसी ही छूट गई थी। अंशिका ने भी घूर कर अरमान को गुस्से से देखा तो अरमान ने कहा कि एक्चुअली मुझे पता था कि तुम ऐसे ग्रेप्स ही उठाओगी। तो अंशिका ने पूछा कि अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ग्रेप्स ही उठाऊंगी, तुम्हें किसने बताया। तो अरमान बोलता है कि क्योंकि सबसे कम मेहनत ना इसी में ही लगती है, इसीलिए मैं समझ रहा था कि तुम इसे ही उठाओगी। और ये सुनकर तो अब अंशिका को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो अंशिका ने भी अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि देखो मिस्टर सचदेवा, मैं ना अनार भी खाती हूँ, अगर कोई छील कर दे दे तो मैं उसे भी खा लेती हूँ। और ये बोलकर तो अंशिका भी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर साथ ही साथ अरमान भी हंस रहा था। थोड़ी देर तक दोनों ही एक दूसरे से ऐसे बातें करते रहते हैं और साथ बैठकर हंसते रहते हैं। ये पहली बार था जब दोनों ऐसे आपस में इतना नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे, बिल्कुल बिना किसी बहस कर रहे थे। तो अंशिका तो अब अपनी फॉर्म में ही थी, बस अरमान ही था जो अंशिका के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, बस शांति से उसकी बातों को सुन रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं गिल्ट था जिसकी वजह से अंशिका यहाँ तक पहुँच गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज शायद उसी की वजह से अंशिका यहाँ पर है। और थोड़ी देर के बाद अरमान ने पूछा कि अच्छा अंशिका, तुम हमेशा घुमा कर लात क्यों मारती हो सबको। अंशिका ने भी अब केला छीलते हुए कहा कि क्योंकि मुझे बस एक ही मूव आती है, इसीलिए मैं बस वही मूव कर पाती हूँ, वो भी मेरे निव्यांश भैया ने ही मुझे सिखाया है। इसीलिए जब भी मुझे कोई हाथ लगाता है ना तो सबसे पहले मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और फिर मैं उसे घुमा कर उसके मुंह पर एक लात मार देती हूँ। तो अंशिका अभी सारी बातें ऐसे बोल रही थी कि जैसे वो किसी को मारकर कितना ज़्यादा प्राउड फील करती हो, जैसे उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा हो और कितना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा हो किसी को मारकर। तो अरमान ने भी कहा कि मतलब कोई तुम्हें अगर छूता है तो तुम उसे घुमा कर लात मार दोगी, है ना, यही कहने का मतलब है तुम्हारा। तो अंशिका ने भी बहुत प्राउडली हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और कहा कि यहाँ यकीन नहीं आता है तो तुम मुझे हाथ लगा कर देख लो। तो अरमान ने तो अब अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर कहा कि ना बाबा ना, इतना रिस्क नहीं लूंगा मैं, मुझे नहीं खानी है तुम्हारी लात, वो भी इतनी भयानक तरीके से। तुम्हारा क्या भरोसा, सच में तुम मेरी गर्दन ही तोड़ कर चली जाओगी यहाँ से। अंशिका भी हंसते हुए अरमान की तरफ देखकर बोलती है कि गुड बॉय, आई लाइक इट, ऐसे ही मुझसे डर कर रहा कर तो हमारी सच में बहुत ज़्यादा खूब जमेगी। लेकिन हाँ, मेरे सामने अगर तुमने जरा सी भी अपनी
अकड़ दिखाई ना तो तुम गए। तो थोड़ी देर बात करने के बाद अरमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो अब तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें घर भी तो जाना होगा। तो अंशिका बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ना मेरे भाई लेने के लिए आएंगे। तो अरमान ने कहा कि फ़ोन आया था आपके भाई का, निव्यांश का, मैंने बोल दिया था कि मैं तुम्हें खुद ही घर आकर छोड़ दूंगा। अगर तुम अभी घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी घर छोड़ दूंगा, और अगर बाद में जाना चाहती हो तो ठीक है, चलो मेरे ऑफिस चलो, फिर मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। तो अंशिका ने कहा कि नहीं नहीं, बस मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए ही तो आई थी ना, वो मुझे मिल गई है, तो अब मुझे घर ही जाना है, मैं घर ही जाना चाहती हूँ, तुम्हारी ऑफिस में मेरा क्या काम है। तो अरमान ने भी अब अंशिका को थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा कि मैंने तो माफ़ नहीं किया है तुम्हें, किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अंशिका भी बेड से एकदम से उठ गई और फिर उसने अपनी सैंडल को पहनते हुए कहा कि माफ़ी तो मुझे मिल गई है, तभी मुझे माफ़ी मिल गई थी कि जब तुमने मुझे गोद में उठाकर पूरा ऑफिस घुमाया था। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं भी ना कॉलेज जाती हूँ, बहुत कुछ समझ में आता है मुझे, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, इन सारी चीज़ों को एक ही झटके में समझ जाती हूँ। इतना कहकर उसने अरमान की तरफ अपनी पलकें झपका दी। तो अरमान ने भी अब जेब में अपने हाथ डालकर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पूछा कि अच्छा तुम्हें बहुत कुछ समझ में आता है, बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा। तो अंशिका ने भी अब अपनी सैंडल पहनी और फिर अरमान के सामने जाकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोली कि देखो मेरी बाजू पर खून लगा हुआ है, और तुम मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस मंगवा दो, और फिर दूसरी बात, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं जाती हूँ, इसीलिए तुम्हें बता दूँ कि मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। तो अरमान ने भी अब अंशिका की बाजू को देखा तो उस पर सच में बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और थोड़ी सी फटी भी थी। तो अरमान ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को कॉल करके कहा कि XS साइज की एक अच्छी सी ड्रेस एक ऑफिस में भेज दो। तो अंशिका तो अभी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अरमान को ही देखने लगी थी। उसे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अरमान को उसके साइज को कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो कभी भी अरमान को अपना साइज बताया ही नहीं था। इस वक्त अंशिका बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी फील कर रही थी, इसीलिए वो अरमान की तरफ से एकदम से पलट गई थी। तो अरमान ने भी अब अंशिका का फ़ोन बेड के पास रखी टेबल पर रख दिया और फिर अंशिका ने भी अपना फ़ोन उठाया और सीधा विंडो के पास चली गई। अंशिका को अभी इस अरमान से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो जानबूझकर उसे स्क्रॉल करने लगी। तो अंशिका इस वक्त अरमान को देखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अब अरमान को देखकर शर्म आ रही थी। अंशिका का कॉन्फिडेंट एक ही सेकंड में अरमान ने जीरो कर दिया था और वो अपनी नज़रें चुरा रही थी, जबकि उसने ना तो कोई गलत शब्द कहा था, ना ही कभी गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया था और ना ही कोई चीप हरकत की थी। तो वहीं अरमान को अब अंशिका को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अंशिका उससे बार बार अपनी नज़रें चुरा रही थी। उसने पहली बार अंशिका को ऐसे शर्माते हुए देखा था। अरमान था अब अंशिका को तो छेड़ने का मन ही कर रहा था उसका। तो अरमान अभी अंशिका के पास में गया और फिर अंशिका जो फिर से अरमान की तरफ से घूम गई, तो अरमान भी अब अंशिका के पीछे पीछे घूमने लगता है। तो अंशिका को ऐसे देखकर अरमान की तो एकदम से हंसी ही छूट गई थी और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो अरमान ने कहा कि ओ तो झांसी की रानी, शर्माती भी हो क्या तुम। और ये सुनकर तो अंशिका को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था और फिर उसने पलटकर अरमान की तरफ देखा और फिर गुस्से से पॉइंट करके बोला कि लिसन मिस्टर सचदेवा, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो आप, समझे आप। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे सामने ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना। अरमान ने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि ओके, ऑकवर्ड फील क्यों कर रही हो तुम, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम सच में अपने कपड़े खरीदने जाती हो तो सेल्स गर्ल या फिर बॉय को देखकर नहीं कहती हो कि मुझे इस साइज के कपड़े चाहिए, तो फिर मुझसे शर्माना क्यों, तो इसमें ऑकवर्ड फील करने वाली क्या बात है, मुझसे इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रही हो तुम। तो अंशिका ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि हाँ हाँ कहती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरा साइज नहीं पता होता इसलिए बताती हूँ उन्हें, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हें कैसे पता मेरा साइज है, किसने बताया तुम्हें। तो अरमान ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था ना, तो मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा हल्की सी हो और इस साइज से छोटा साइज आता ही नहीं है, इसी वजह से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था, अगर आता तो तुम उसमें भी फिट हो जाती। ये कहकर तो अभी वो फिर से हंसने लगता है। तो अंशिका का तो मन कर रहा था कि वो अभी अरमान का गला दबा दे। तो अरमान को ऐसे हंसता हुआ देखकर अंशिका को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और फिर फाइनली अंशिका ने भी अरमान के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि तुम इतनी ज़्यादा बकवास क्यों करते हो, हमेशा बस बकवास करते रहते हो, कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो, क्यों करते हो इतनी बकवास तुम, शर्म नहीं आती है किसी लड़की के साथ इतनी ज़्यादा बकवास करते हुए। तो अरमान ने भी अपने कॉलर को
अंशिका के हाथों से छुड़वाया और फिर अंशिका के दोनों हाथों को उसकी पीठ पर लगाकर उसे खुद से सटा लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम्हें पता है अंशिका, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा बकवास करता हूँ, जिसके साथ मुझे बकवास करना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तुम्हारे साथ मुझे टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके साथ मुझे ना पकड़म पकड़ाई खेलना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें पता है अंशिका, लोगों की नज़र भी मुझे छू नहीं सकती है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, लेकिन तुम तो मुझे मार पीट भी लेती हो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वरना दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे ऊपर कोट फेंक कर मार दे और मैं उसे छोड़ दूँ, उसे ऐसे जाने दूँ। समझे तुम? तो अरमान ने अभी ये बात इतने तरीके से कही थी कि और अंशिका जो अरमान की आंखों में ही देखने लगती है। तो अंशिका अभी इतना तो समझ गई थी कि अरमान जो भी कह रहा था वो दिल की गहराइयों से कह रहा था और दोनों ही फिर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अरमान कहीं ना कहीं अब अंशिका के लिए कुछ स्पेशल फील करने लगा था। क्या अंशिका समझ पाएगी अरमान के दिल की हालत को, या फिर अंशिका की ये नोक झोंक हरकतें चालू रहेंगी? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ नेक्स्ट पार्ट में।